नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेज तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ संस्कृत विषय को लेकर। पिछली कक्षा में हमने वाच्य परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और परीक्षा में उपसर्ग से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह है उपसर्ग। हमारा टॉपिक क्या है? उपसर्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग का संबंध जो है वो धातुओं के साथ बड़ा ही रोचक होता है, या हम यह कह सकते हैं कि प्र प्रा आदि की धातुओं के साथ उपसर्ग संज्ञा होती है। यानी प्र प्रा आदि जब धातुओं के साथ लगते हैं तो वो उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे एक सूत्र है, इसकी जो परिभाषा के बारे में हम समझाते हैं तो वह प्रादय क्रिया योगे उपसर्गः। कौन सा सूत्र है? परिभाषा है प्रादय क्रिया योगे उपसर्गः। प्रादय क्रिया योगे उपसर्गः। प्रादय क्रिया योगे उपसर्गः। इसका अर्थ यह है कि प्र आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। आपने जो संज्ञा के बारे में जब पढ़ा था, संज्ञा सूत्र परिभाषा के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने इस सूत्र पर चर्चा भी की थी। प्रादय क्रिया योगे उपसर्गः। प्र आदि जो है क्रिया के योग में इनकी कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। और उपसर्ग का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया के साथ बैठना। क्या होता है? क्रिया के समीप रखे जाना। क्रिया के समीप रखे जाना या क्रिया के समीप बैठना। उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या होता है? क्रिया के समीप बैठना या क्रिया के समीप रखे जाना। प्रादय क्रिया योगे उपसर्गा। प्र आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है और ये धातुओं के साथ लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ को बदलकर भिन्न अर्थ कर देते हैं। एक सूत्र आता है, या फिर हम पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग जो शब्द है वो कैसे निष्पन्न होता है। उपसर्ग शब्द उप, उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय से उपसर्ग शब्द बनता है। दोस्तों, उप, सृज और घय प्रत्यय उपसर्ग तो उपसर्ग है। उप उपसर्ग, सृज धातु और घय क्या है? प्रत्यय। इससे क्या होता है? उपसर्ग शब्द निष्पन्न होता है। तो उपसर्ग जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों, उपसर्ग जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है हमें देखना है। उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। और उपसर्ग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उप उपसर्ग है। और उपसर्ग शब्द में धातु कौन सी है? तो सृज धातु है। उप उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय से हमारा शब्द बनता है उपसर्ग। कौन सा शब्द बनता है? उपसर्ग। और उपसर्ग संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो प्रादय क्रिया योगे उपसर्गा। प्र आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्र आदि की क्रिया के योग में कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। और उपसर्ग को महत्व को ध्यान में रखते हुए हम ये बात करते हैं कि एक महर्षि पाणिनि ने एक बात कही थी जो एक उसमें हम चर्चा करते हैं। ये तो उपसर्ग शब्द कैसे निष्पन्न होता है? उपसर्ग घय प्रत्यय से बनता है। महर्षि पाणिनि जो कहते हैं वो कहते हैं उपसर्गेन धात्वार्थे
उपसर्गेण धात्वार्थे बलादन्यः प्रतीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। महर्षि पाणिनि का जो स्पष्ट मत है वह है उपसर्गेण धात्वार्थ बलात् अन्य प्रतीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। वो कहते हैं कि उपसर्ग से उपसर्गेण धात्वार्थ यानी उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ में बलात् अन्य प्रतीयते यानी उसके जो धातु का जो विशिष्ट अर्थ है, जो मेन अर्थ है, उसको हटाकर अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाले जो उपसर्ग होते हैं, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार। इसको समझना कैसे है? वो कहते हैं कि हार एक शब्द है। क्या है? हार। हार एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? या तो पराजय होता है, पराजय, या हार का अर्थ हो जाता है माला। क्या होता है? हार यानी पराजय या माला, हार शब्द का। लेकिन उपसर्गेण धातु अर्थात बलात् अन्य प्रतीयते, जो हार शब्द है उसको बलपूर्वक उसका अन्य अर्थ यानी उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग। जैसे प्र उपसर्ग लग गया, प्र प्लस हार, तो क्या बन गया दोस्तों? प्रहार। आंग प्लस हार, तो क्या बन गया? आहार। सम उपसर्ग लग गया और हार शब्द है हार, तो क्या बन गया? संहार। वैसे ही वी उपसर्ग प्लस हार बराबर विहार, क्या बन गया? विहार। परि उपसर्ग लग गया, परि उपसर्ग प्लस हार, क्या बन गया? परिहार। अब हार जो आपके सामने था, हार जो शब्द आपके सामने था, उसका सामान्य अर्थ होता है पराजय, या फिर दूसरे अर्थ में ले तो उसका अर्थ होता है हार यानी माला। लेकिन उपसर्गेण धात्वार्थ बलादन्य प्रतीयते, ऊपर की जो लाइन का अर्थ क्या है कि उपसर्ग है वो धातुओं के अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात बलपूर्वक उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो हार जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ पराजय या माला, लेकिन उसके साथ प्र उपसर्ग लग गया तो वो बन गया प्रहार। प्रहार यानी मारना। अर्थ क्या हो गया? प्रहार यानी मारना। आंग उपसर्ग लग गया हार के साथ तो बन गया आहार, अर्थात भोजन। सम उपसर्ग लग गया हार के साथ तो क्या बन गया? संहार यानी विनाश, विनाश करना। वी उपसर्ग लग गया हार के साथ तो क्या बन गया? विहार यानी भ्रमण, घूमना। और हार शब्द के साथ परि उपसर्ग लग गया तो बन गया परिहार यानी त्यागना या वर्जन, त्यागना, छोड़ना, वर्जन करना, मनाई करना। तो हार एक शब्द है, उस पे अलग अलग उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। वैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार वत, यानी कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग धातुओं के साथ लगकर उन बलपूर्वक उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग है वो धातुओं के आगे लगकर उनके अर्थ में बलपूर्वक परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात प्रादेय क्रिया योगे उपसर्गा, प्रादि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादि की क्रिया के योग में
उपसर्ग संज्ञा होती है। अब हम बात करते हैं कि धातुओं पर उपसर्गों का प्रभाव 3 प्रकार से पड़ता है। धातुओं पर उपसर्गों का जो प्रभाव है वो कितने प्रकार से पड़ता है दोस्तों? 3 प्रकार से धातुओं पर उपसर्गों का प्रभाव पड़ता है। धातुओं पर तीन प्रकार से उपसर्गों का प्रभाव देखा जाता है। धात्वार्थे बाध्यते कश्चित्, धात्वार्थे बाध्यते कश्चित्, कश्चित् तम अनुवर्तते, विशीनष्टि तमेवार्थम उपसर्गः गतिस्त्रिधा। धात्वार्थे बाध्यते कश्चित्, कश्चित् तम अनुवर्तते, विशीनष्टि तमेवार्थम उपसर्गा गतिस्त्रिधा। यानी धातुओं पर 3 प्रकार से उपसर्गों का प्रभाव देखा जाता है। धातुओं पर 3 प्रकार से उपसर्गों का प्रभाव पड़ता है। कहीं पर उपसर्ग धातु के धात्वार्थे बाध्यते कश्चित्, कहीं कहीं पर उपसर्ग धातुओं के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसके अर्थ को बाध देते हैं। बाधना यानी उसके जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़कर भिन्न अर्थ देते हैं। और कश्चित् तम अनुवर्तते, कुछ उपसर्ग है वो धातुओं के साथ लगकर जो धातु का जो मुख्य अर्थ है वही बताते हैं। और विशीनष्टि तमेवार्थम, और कुछ विशेषण के रूप में धातुओं के आगे लगकर उसका जो मुख्य अर्थ है उसमें विशिष्टता पैदा कर देते हैं। यानी एक प्रकार से धातुओं का अर्थ बाध कर उसको हटाकर, धातुओं के मुख्य अर्थ को हटाकर दूसरे अर्थ का बोध कराना। कश्चित् तम अनुवर्तते, कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं वो धातुओं के आगे लगकर उसके मुख्य अर्थ को ही बताते हैं, तम अनुवर्तन करते हैं, अनुसरण करते हैं। और कुछ है विशेषण के रूप में धातुओं के आगे लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता पैदा कर देते हैं। तो जैसे एक है भवति, भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? भवति का क्या अर्थ होता है? होता है। भवति जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? होता है। भवति, भवति यानी होता है। अब हम बात कर लेते परा, भवति के आगे लगा देते परा, और भवति के आगे लगा देते हैं अनु, और भवति के आगे लगा देते हैं परि। अब क्या बन गया? पराभवति, अनुभवति और परिभवति। भवति जो शब्द है उसका अर्थ सामान्य रूप से क्या होता है दोस्तों? होता है। क्या होता है? भवति यानी अर्थ इसका होता है। अगर भवति के आगे परा उपसर्ग लगा है तो शब्द बन जाएगा पराभवति। भवति के आगे अनु उपसर्ग लगा है तो शब्द बन जाएगा अनुभवति। और भवति के आगे परि उपसर्ग लगा है तो क्या बन जाएगा? परिभवति। तो पराभवति का अर्थ हो जाता है पराजित होता है। पराजित, पराभवति, पराजित
होता है। अनु प्लस भवती यानी अनुभवती, अनुभव करता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभव, अनुभव करता है। और परि प्लस भवती, परिभवती यानी अनादर करता है, अनादर करता है। अब जो आपके सामने पहला आता धात्वार्थते बाध्यते कश्चित, अर्थात धातुओं पर तीन प्रकार की जो उपसर्गों का प्रभाव देखा जाता है, उसमें पहली जो स्थिति होती है वह धातु के अर्थ को बांधकर दूसरा अर्थ प्रकट करना, अर्थात जो धातु का जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़कर दूसरा भिन्न अर्थ बताना। जैसे भवती, भव धातु है और भवती लट लकार में बनता है, जिसका अर्थ होता है होता है। क्या अर्थ होता है? होता है। जिसका सामान्य अर्थ होता है होता है। अब परा उपसर्ग लगने से पराभवती बन गया, तो जिसका अर्थ हो गया पराजित होता है। भवती के आगे अनु लगने से अनुभवती हो गया, जिसका अर्थ होता है अनुभव करता है। और भवती के आगे जब परि लग जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है परिभवती, अर्थात अनादर करता है। तो इसका जो मुख्य अर्थ था धातु का होता है, उसको हटाकर जबरन पराजित होता है, अनुभव करता है, अनादर करता है, यानी अलग ही अर्थ को देता है। वो पहली स्थिति बनती है धातुओं पर जो तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रभाव देखा जाता है, उसमें पहली जो स्थिति है वो यह है धातु अर्थे बाधते कश्चित, अर्थात धातुओं के अर्थ को हटाकर भिन्न अर्थ का बोध कराना। पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति है कश्चित तम अनुवर्तते, अर्थात कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो धातुओं के जो मुख्य अर्थ होता है उसका अनुवर्तन करते हैं, अर्थात अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। दूसरी स्थिति हम बात करते हैं कश्चित तम अनुवर्तते, कुछ उसका अनुसरण करते हैं। जैसे एक है लोकायति, लोकायति क्या है? लोकायति। एक है बोधयति, बोधति। लोकायति का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होता है? लोकायति यानी देखता है। क्या अर्थ होता है? लोकायति यानी देखता है। और बोधयति यानी जानता है। क्या अर्थ होता है? जानता है। अब जो दूसरी स्थिति हम बात कर रहे हैं धातुओं की, उपसर्गों की, कि ऐसे उपसर्ग, कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो धातुओं के आगे लगकर जो धातु का अर्थ है वही बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे लोकायति है यानी देखता है, बोधती है यानी जानता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके उपसर्ग लगाते हैं। जैसे अव, लोकयति, और अव बोधती, अव लोकयति, अव बोधती। तो अवलोकति का अर्थ हो जाएगा अवलोकयति, और इसका मिलाएंगे तो बन जाएगा अवबोधति, अवबोधति। अवलोकयति यानी देखता है, और अवबोधति यानी जानता है। अवलोकयति उपसर्ग लग गया, लेकिन लोकयति का जो मुख्य अर्थ था देखता है, अव लगने के बाद भी उसका अर्थ यही है देखता है। अवबोधयति, अवबोधति, बोधति यानी जानता है, और अव उपसर्ग लग गया अवबोधति, तो भी उसका अर्थ क्या है दोस्तों? जानता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं सुबोधति,
सुबोधति का भी अर्थ होता है जानता है। सुबोधति का अर्थ भी क्या होता है? जानता है। आंग उपसर्ग और लोकयति, तो इसका अर्थ हो जाएगा आलोकयति। आलोकयति यानी देखता है। आलोकयति का क्या हो जाएगा? इसका बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आलोकयति। आलोकयति यानी इसका भी अर्थ हो जाएगा देखता है। अर्थात ये उपसर्गों की दूसरी स्थिति है, यानी धातुओं के आगे लगकर जो धातु का अर्थ है वही बताना, ये दूसरा प्रभाव है उपसर्गों का। जो तीन प्रकार हम बता रहे हैं उपसर्गों के, धातुओं पर जो तीन प्रकार से उपसर्गों का प्रभाव पड़ता है, तो उसकी दूसरी स्थिति, पहली स्थिति हमने बताई कि धातुओं के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना। दूसरी स्थिति यह है धातुओं के आगे लगकर धातुओं का जो अर्थ है उसी का अनुवर्तन करना, अनुसरण करना, जैसा उसका अर्थ है वैसा का वैसा ही बाद में बताना, यानी लोकयति यानी देखता है, बोधति यानी जानता है। अब उपसर्ग लग गया दोनों के आगे, अवलोकयति, अवबोधति। अवलोकयति का अर्थ वही है देखता है, अवबोधति वही अर्थ है जानता है। सुपसर्ग लग गया बोधति के आगे तो सुबोधति यानी जानता है, और आंग उपसर्ग लग गया लोकयति के आगे तो आलोकयति यानी देखता है, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जो तीसरी स्थिति है वह है कि हम यानी उपसर्गों का विशेषण के रूप में धातुओं के आगे लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता पैदा कर देना। उपसर्गों का धातुओं के आगे विशेषण के रूप में लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता पैदा कर देना। जैसे यह है विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में लगकर अर्थ में विशिष्टता पैदा करना, यानी ऐसे उपसर्ग जो धातुओं के आगे विशेषण के रूप में लगते हैं और उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे कंपते, कंपते है, कंपते का अर्थ होता है कांपना। क्या अर्थ होता है? कांपना। क्या अर्थ होता है? कांपना, यानी कंपते यानी कांपता है। अब इसके आगे प्र उपसर्ग लग गया, प्रकंपते। आंग कंपते, वी कंपते। कंपते यानी कांपता है। प्रकंपते, आकंपते और विकंपते। प्रकंपते, आकंपते और विकंपते क्या बन जाएगा? ये सब क्या बन जाएगा? प्रकंपते, आकंपते और विकंपते। प्रकंपते का अर्थ हो जाएगा प्रकृष्ट रूप से कांपता है। प्रकृष्ट रूप से कांपता है, प्रकृष्ट रूप से कांपता है। आकंपते, पूरी तरह से कांपता है, पूरी तरह से कांपता है। और विकंपते का हो जाएगा विशेष रूप से कांपता है, विशेष रूप से कांपता है। अर्थात जो कंपते जो शब्द था उसका सामान्य अर्थ क्या था? कांपता है। क्या था? कांपता है।
सामान्य रूप से क्या था, कांपता है। प्र उपसर्ग लगा, आंग उपसर्ग लगा और वी उपसर्ग लगा तो बना प्रकंपते, आकंपते, विकंपते। प्रकंपते का अर्थ हो गया प्रकृष्ट रूप से कांपता है, आकंपते यानी पूरी तरह से कांपता है, और विकंपते यानी विशेष रूप से कांपता है। तो ये तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रभाव देखा जाता है। पहला वह है जिसके द्वारा धातु के अर्थ में बलपूर्वक परिवर्तन करके भिन्न अर्थ बताया जाता है। दूसरी स्थिति धातु का जो मुख्य अर्थ है उसी का अनुसरण किया जाता है। और तीसरी स्थिति है कि विशेषण के रूप में लगकर, आगे लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता पैदा की जाती है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि उपसर्ग है वो धातुओं के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता पैदा करते हैं। सामान्य रूप से हम उपसर्ग की परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि उपसर्ग धातुओं के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता पैदा करते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की, संस्कृत के उपसर्गों की। तो संस्कृत व्याकरण में 22 प्रकार के उपसर्ग है दोस्तों। कितने प्रकार के उपसर्ग है? 22 प्रकार के। कितने हैं? संस्कृत व्याकरण में 22 प्रकार उपसर्ग है। संस्कृत व्याकरण में कति उपसर्गा संति ही। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग है? संस्कृत व्याकरण में कति उपसर्गा संति। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग है? तो संस्कृत व्याकरण में है द्वाविंशति। 22 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्वाविंशति उपसर्गः सन्ति। संस्कृत व्याकरण में 22 प्रकार के उपसर्ग कहे जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग कहे जाते हैं? 22 प्रकार के उपसर्ग कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, परि, उप। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, अभि, सु, उत, परि, उप और प्रति। ये दोस्तों कितने हो गए? 22 प्रकार के हमारे सामने उपसर्ग हो गए। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अभि, अति, सु, उत, परि, उप और प्रति। ये 22 प्रकार के उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में कहे जाते हैं, जिन्हें आपको याद करना है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अभि, अति, सु, उत, प्रति, परि, उप।
ये जो 22 प्रकार के उपसर्ग है ये धातुओं के आगे लगकर उनके अर्थ में बलपूर्वक परिवर्तन करते हैं और उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं। ये संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग कहे जाते हैं। अब ये धातुओं के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन तो करते ही हैं, उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनके भी अपने अर्थ है। प्र का अपना अर्थ है, परा का अपना अर्थ सामान्य अर्थ होता है, अप का अपना सामान्य अर्थ होता है, सम का अपना सामान्य अर्थ होता है। जैसे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्र जो उपसर्ग है प्रश्न कैसे दिया जाता है दोस्तों, प्र इति उपसर्गस्य सामान्यो अर्थो अस्ति ही में प्र जो उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ है। पीछे ब में आपके सामने दे दिया जाता है, सामने श जो है उसमें आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाता है। अधिक द में दे दिया जाता है बुरा। प्र इति उपसर्ग से सामान्य अर्थो अस्ति, सामान्य अर्थ है। प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ पीछे है, या प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ अधिक है, प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ बुरा है, या प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ सामने है। तो हमारे सामने जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें कम से कम इनके अर्थ आना बहुत जरूरी है। तो आज हम इनके अर्थ के बारे में बात करेंगे भी कि प्र का सामान्य अर्थ क्या होता है, परा उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या होता है, सम उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो ये जो प्रश्न जब आएंगे तो आप उसको तुरंत हल कर सकोगे। तो हम बात करते हैं प्र, एक सारणी के माध्यम से हम इनके अर्थ को समझते हैं। तो प्र का होता है सामान्य अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? प्र का सामान्य अर्थ क्या होता है? अधिक। तो हम यहां एक सारणी बना लेते हैं जिसके माध्यम से हम उपसर्ग और उसका सामान्य अर्थ जानेंगे। उसके बाद उपसर्गों से, उपसर्ग के साथ धातुओं के योग से नए शब्द बनाना सीखेंगे। ये है तो क्रम संख्या, उपसर्ग, सामान्य अर्थ। प्र उपसर्ग का दोस्तों सामान्य अर्थ होता है, प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्र का सामान्य अर्थ होता है आगे या अधिक। दूसरा जो हमारा उपसर्ग है वो है प्रा। कौन सा है? प्रा। दूसरा हमारा उपसर्ग कौन सा है? प्रा। प्र जो पहला उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ होता है आगे या अधिक। प्रा का होता है पीछे, अधिक। प्र का आगे अधिक, आगे और अधिक होता है। प्रा का पीछे और अधिक होता है। तीसरा जो उपसर्ग है वो है अप। कौन सा है? अप। प्र, प्रा, अप। अप जो है उपसर्ग उसका सामान्य अर्थ होता है अपिन, बुरा। और विपरीत क्या होता है? बुरा और विपरीत। अप का बुरा भी इसका सामान्य अर्थ होता है और अप का विपरीत भी सामान्य अर्थ होता है।
चौथा हमारा उपसर्ग है सम। सम जो उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध, अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। तो सम उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ होता है अच्छी तरह। सम उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। पांचवा हमारा उपसर्ग है अनु। अनु जो उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ होता है पीछे समान, पीछे और समान, पीछे समान। सामान्य अर्थ क्या हो गया? पीछे। अनु जो उपसर्ग है उसका पीछे समान। जैसे अनु उपसर्ग और क्रिया धातु से क्या बनता है? अनुकरण। क्या बनता है? अनुकरण। अनुवर्तन, अनुवर्तन यानी उसका जैसे हूबहू कॉपी करना। तो अनुवाकार क्या हो गया? पीछे व समान। छठवां हमारा उपसर्ग है अव उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग। तो अव उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों बुरा और हीन। बुरा और हीन। अव उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? सामान्य रूप से बुरा और हीन। सातवां हमारा उपसर्ग है निश। कौन सा है? निश। निश का सामान्य अर्थ होता है बिना और बाहर, बिना बाहर। निश जो उपसर्ग है उसका सामान्य रूप से क्या अर्थ होता है? बिना बाहर। आठवां हमारा उपसर्ग है निर। आठवां जो उपसर्ग है वो कौन सा है? निर। निर का भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना बाहर। निस और निर दोनों का सामान्य अर्थ क्या होता है? बिना बाहर, बिना बाहर। प्र, पहला जो उपसर्ग हमने देखा था प्र, उसका सामान्य अर्थ होता है आगे, अधिक। परा जो उपसर्ग है उसका पीछे, अधिक। अप उपसर्ग है उसका बुरा और विपरीत सामान्य अर्थ होता है। सम उपसर्ग है उसका अच्छी तरह, पूर्ण, शुद्ध। अनु उपसर्ग है उसका पीछे और समान सामान्य अर्थ होता है। अ उपसर्ग का बुरा और हीन सामान्य अर्थ होता है। निस और निर उपसर्ग का बिना और बाहर सामान्य अर्थ होता है। अब बात करते हैं हम जो नौवां उपसर्ग है संस्कृत व्याकरण में, उसके बारे में। निस और निर हमने सामान्य अर्थ देख लिए। अब जो हमारा नौवां उपसर्ग है वो है दुस। दुस। और 10वां जो उपसर्ग है वो है दोस्तों दुर। दुस और दुर। तो दुस का सामान्य अर्थ होता है बुरा, कठिन और विपरीत। दुस और दुर दोनों का सामान्य अर्थ होता है बुरा, कठिन और विपरीत। दुस और दुर का जो सामान्य अर्थ होता है वो बुरा, कठिन और विपरीत होता है। क्या होता है? बुरा, कठिन और विपरीत होता है। अब जो 11वां है उपसर्ग हमारा वो है वी। कौन सा है? वी। 11वां उपसर्ग कौन सा हमारा?
वी। वी का क्या अर्थ होता है सामान्य रूप से? विशेष, विशेष, भिन्न, भिन्न यानी अलग। वी का अर्थ क्या हो जाता है? विशेष और भिन्न। 12वां हमारा उपसर्ग है आंग। कौन सा उपसर्ग है? आंग। 12वां हमारा कौन सा उपसर्ग है? आंग। आंग का अर्थ हो जाता है से तक। आंग का क्या अर्थ होता है? से तक। 13वां हमारा जो उपसर्ग है नी। कौन सा उपसर्ग है? नी। नी का अर्थ होता है बड़ा या विशेष। बड़ा या विशेष। नी उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशेष। 14वां हमारा जो उपसर्ग है वो है अधि। कौन सा है? अधि। कौन सा है? 14वां जो हमारा उपसर्ग है वो कौन सा है? अधि। अधि का होता है प्रधान श्रेष्ठ। प्रधान श्रेष्ठ। अधि जो उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। 15वां हमारा उपसर्ग है अभी। कौन सा है? 15वां उपसर्ग हमारा है अभी, जिसका सामान्य अर्थ होता है पास या सामने। सामान्य अर्थ हो गया पास या सामने। अभी जो उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? पास या सामने। 16वां हमारा उपसर्ग है अति। 16वां हमारा उपसर्ग कौन सा है? अति, जिसका सामान्य अर्थ होता है अधिक, अधिक या परे। अधिक अर्थ में अति उपसर्ग लगता है, जैसे पास या सामने अर्थ में अभि उपसर्ग लगता है। प्रधान या श्रेष्ठ अर्थ में अधि उपसर्ग लगता है। विशेष या बड़ा इसके अर्थ में नी उपसर्ग लगता है। विशेष या भिन्न के अर्थ में वी उपसर्ग लगता है। बुरा, कठिन और विपरीत के अर्थ में दोस्तों दुर और दुस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अति उपसर्ग हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा उपसर्ग है वो है अपि। अब जो उपसर्ग हमारा वो है अपि। अपि। अपि का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों भी। अपि का सामान्य अर्थ क्या होता है? भी। अपि का अर्थ होता है सामान्य अर्थ भी। सु जो हमारा उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ होता है अच्छा। सु या अच्छा और सरल। सु का सामान्य अर्थ क्या होता है? अच्छा और सरल। 19वां हमारा जो उपसर्ग है वो है उत। उद जो उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ। उद जो हमारा उपसर्ग है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ। 20वां जो हमारा उपसर्ग है वो है परि। कौन सा है? परि। 20वां जो संस्कृत व्याकरण का उपसर्ग है वो है
परि, और इसका सामान्य अर्थ होता है पास या चारों ओर। पास या चारों ओर, परि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, यानी चारों ओर अर्थ को प्रकट करने के लिए कौन सा उपसर्ग लगाया जाता है, परि। या पास अर्थ को प्रकट करने के लिए कौन सा उपसर्ग लगाया जाता है, परि उपसर्ग लगाया जाता है। 21वां हमारा उपसर्ग है प्रति। प्रति, प्रत्येक और विपरीत अर्थ में। कौन से अर्थ में? सामान्य अर्थ क्या है? प्रति उपसर्ग का प्रत्येक और विपरीत। 22वां और संस्कृत व्याकरण का अंतिम उपसर्ग है उप। उप का है समीप, समीप यानी पास। समीप या सहायक, सहायक। तो ये जो सामान्य अर्थ है, अपि का सामान्य अर्थ भी क्या अच्छा सरल अर्थ में सु उपसर्ग लगाया जाता है, ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में उत उपसर्ग या उद उपसर्ग लगाया जाता है, पास और चारों ओर के अर्थ में परि उपसर्ग, प्रत्येक और विपरीत के योग में प्रति उपसर्ग, और उप का सामान्य अर्थ होता है समीप, पास या सहायक। तो ये जो उपसर्ग है उनका सामान्य अर्थ बताया हमने। अब हम बात करते हैं उपसर्गों से शब्द बनाने की। तो हमें सामान्य जब अर्थ याद रहेगा तो हम तो शब्द निर्माण किया जाएगा, धातुओं के साथ उपसर्ग लगाए जाएंगे, उससे हम उसका अर्थ सही का सही अर्थ लगा सकते हैं। जैसे प्र उपसर्ग का हमने क्या बताया था, आगे या अधिक। प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ क्या बताया था, आगे या अधिक। तो प्रगति, प्रगति, प्रधन गति, प्रगति। वैसे हम बात करते हैं, प्रश्न बनता है और पिछली रीट एग्जाम में आया था, पलायते इत्यस्मिन् शब्दे निहित उपसर्ग पलायते इत्यस्मिन् शब्दे निहितो उपसर्ग है। पलायते जो शब्द है, पलायते इत्यस्मिन् शब्दे निहितो उपसर्ग है। ब द स द पलायते इत्यस्मिन् शब्दे निहितो उपसर्ग है। पलायते जो शब्द है उसमें निहित उपसर्ग है। पल, पला, परा, प। तो सबसे पहले अगर आपको वहां पे उपसर्ग याद होंगे संस्कृत व्याकरण के, कि संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और वो 22 के 22 उपसर्ग अगर आपको याद होंगे तो आप जरूर इस प्रश्न को सही करोगे। क्या करोगे? जरूर इस प्रश्न को सही करोगे। पलायते, अगर आप ऐसे इसको करोगे, पल प्लस आयते पलायते, या पला प्लस यते पलायते, परा प्लस आयते, या प प्लस लायते, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? क्योंकि अगर पला उपसर्ग है क्या संस्कृत व्याकरण में, अगर आपको याद है 22 उपसर्ग, तो आपको पता है कि पला उपसर्ग है नहीं, पला उपसर्ग है नहीं, केवल प उपसर्ग ही नहीं है, प्र है और प्रा है। तो ये प्रा उपसर्ग आपके सामने यहां दिया गया है। एक सूत्र आता है, उपसर्ग से
उपसर्ग से अयतो, उपसर्ग से अयतो, उपसर्ग से अयतो एक सूत्र आता है, वह कहता है कि उपसर्ग के पीछे जिस शब्द के उपसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद अगर अयते धातु जुड़ी हुई है तो उसके रे का लय हो जाता है, उस लय का क्या हो जाता है दोस्तों, लय हो जाता है। तो ये उपसर्ग था हमारा परा धन अयते, उपसर्ग क्या था, पराधन अयते। तो ये सूत्र है, वो कहता है उपसर्ग से अयतो, अगर अयत धातु के आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ है उसमें रे है तो उसका रे का क्या बन जाता है, लय बन जाता है। तो इस सूत्र से ये बन जाएगा पला धन अयते, और ये आ और ए मिलके दीर्घ आ बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, पलायते। क्या बन जाएगा, पलायते, शब्द क्या बन जाएगा, पलायते। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, परा उपसर्ग होगा। कौन सा होगा, पलायते इत्यस्मिन् शब्दे निहितार्थो उपसर्ग अस्ति, कि पलायते शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब हम कुछ धातुओं के साथ उपसर्ग लगा के शब्द निर्माण करते हैं। जैसे दूर, गच्छति, गच्छ धातु से बना हुआ गच्छति और दूर उपसर्ग लग गया। गच्छति का अर्थ होता है, गच्छति यानी जाता है, अर्थ क्या हो जाता है गच्छति का, जाता है। और दुर्गच्छति, दुर्गच्छति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुख भोगता है। दुर्गच्छति का अर्थ क्या हो जाता है, दुख भोगता है। गच्छति का सामान्य अर्थ होता है जाता है, और दुर उपसर्ग लगने पर क्या हो जाएगा, दुर्गच्छति। और दुर उपसर्ग किसमें लगता है, बुरा, कठिन और विपरीत अर्थ में लगाया जाता है। दुष्करोति, दुष्करोति, इसका क्या हो जाएगा, दुष्करोति। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, देखिए दुष्करोति, इसका शब्द बन जाएगा दुष्करोति, दुष्करोति, जिसका अर्थ हो जाएगा दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म करता है। दुष यानी बुरा, जो बुरे शब्द है, कठिन है या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द है, उनके आगे दुष और दुर उपसर्ग लगता है, दुष और दुर उपसर्ग लगता है। और हम अभ्यास करें उपसर्गों का, तो हम बात करते हैं अधि उपसर्ग करोति, इसका क्या बन जाएगा, अधि करोति अर्थात अधिकार करता है, अधिकरोति का अर्थात अधिकार करता है। सम उपसर्ग गति, तो क्या बन जाएगा, संगति। सम उपसर्ग धन गति, जिससे अब क्या बन जाएगा, संगति। दूर, दुर उपसर्ग योधन, तो क्या बन जाएगा, दुर्योधन, दुर्योधन।
धनः। अब उपसर्ग का हमने बात की थी बुरा या हीन, बुरा या हीन। अब उपसर्ग किसके अर्थ में आता है? बुरा या हीन के अर्थ में। किसमें प्रयुक्त होता है? जैसे अव धन गुण, तो क्या बन जाएगा? अवगुण। अवगुण। अव उपसर्ग किसके अर्थ में आता है? बुरा और हीन के अर्थ में आता है। अव उपसर्ग किसके अर्थ में आता है? बुरा और हीन के अर्थ में आता है। अब जैसे हमने एक बात की थी निस और निर उपसर्ग की, बिना या बाहर के अर्थ में आता है। निस और निर उपसर्ग किसके अर्थ में आता है? बिना और बाहर के अर्थ में आता है। बिना और बाहर। बिना और बाहर के अर्थ में कौन सा आता है? निस उपसर्ग। निस शुल्क, तो क्या बन जाएगा इसका? निःशुल्क। शुल्क के बिना। क्या तो जाएगा इसका? शुल्क के बिना। निर्धन रोग। निर प्लस रोग, इसका क्या तो हो जाएगा? निरोग। क्या तो हो जाएगा? निरोग। अर्थात रोग से रहित, रोग के बिना। और बिना और बाहर के अर्थ में किसका उपयोग किया जाता है? निस और निर उपसर्ग का। जैसे निर्धन रोग, निरोग यानी रोग के बिना। वैसे ही हम दूसरा अभ्यास करें। अप जो उपसर्ग है, अप जो उपसर्ग था उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? बुरा और विपरीत। अप उपसर्ग का क्या होता है? बुरा और विपरीत। सामान्य अर्थ क्या बताया था हमने उस सारणी में? बुरा और विपरीत। जैसे अप उपसर्ग के साथ यश, अप यश, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अपयश। अप यश, यश यानी कीर्ति। लेकिन यहां इसका अब उपसर्ग लग गया यश के आगे, तो इसका क्या हो गया? विपरीत अर्थ निकल गया, अपयश। और जैसे हमने सु उपसर्ग देखा था, सु का सामान्य अर्थ क्या होता है? अच्छा। सु का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? अच्छा और सरल। क्या अर्थ होता है? अच्छा और सरल। सु का सामान्य अर्थ क्या होता है? अच्छा और सरल। पुत्र शब्द है, पुत्र यानी बेटा, आगे क्या लग गया? सु, तो क्या बन जाएगा? पुत्र। सुपुत्र। क्या बन जाएगा? सुपुत्र। सुधन कार्य, तो क्या बन जाएगा? सुकार्य यानी अच्छा कार्य। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा कार्य। यानी जो पुत्र है वो बहुत ही अच्छा है। सुपुत्र, वो बहुत ही अच्छा पुत्र है। अब जैसे और एक उपसर्ग वी, वी का सामान्य अर्थ हमने बात की थी। वी उपसर्ग, उसका सामान्य अर्थ होता है वी यानी विशेष या भिन्न। वी का सामान्य अर्थ क्या होता है? विशेष या भिन्न। तो वी किस? जय, जय एक शब्द है, जय यानी जीतना, तो उसके आगे हमने लगा दिया वी, तो क्या हो जाएगा? विजय। अर्थात जो सामान्य अर्थ है उससे विशिष्ट अर्थ का बोध किया जाता है जब उपसर्ग लगता है वी, जिसका सामान्य अर्थ होता है विशेष या भिन्न।
जैसे है ज्ञान, जैसे है ज्ञान शब्द, उसके आगे वी उपसर्ग लगा दिया जाता है, क्या बन जाता है? विज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। इसका सामान्य क्या हो जाता है? विशेष ज्ञान। एक उपसर्ग हमने इस वी के बाद एक उपसर्ग के बारे में चर्चा की थी, वो था आंग उपसर्ग। कौन सा था उपसर्ग? था आंग, जिसका सामान्य अर्थ था से तक। जिसका सामान्य अर्थ क्या था? से तक, से तक। आंग जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? से तक। जैसे मरण शब्द के आगे हमने आंग उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? आमरण। आमरण अर्थात मृत्यु पर्यंत, यानी मरने तक। आमरण का क्या अर्थ हो गया? मरने तक। रक्षणम, इसके आगे आंग उपसर्ग लगा दिया जाता है, क्या बन जाता है? आरक्षणम। आरक्षणम क्या बन जाएगा? आरक्षणम। उसी प्रकार हम परि जो उपसर्ग है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण दोस्तों आपको ही देखने हैं, आपको अभ्यास करते हुए लिखने हैं उदाहरण इनके। परि उपसर्ग, परि का हमने सामान्य अर्थ बताया था चारों ओर या पास में। सामान्य अर्थ क्या बताया था? चारों ओर या फिर पास। चारों ओर या पास। परिधन आवरण, परिधन आवरणम, परिधन आवरणम। इसका शब्द क्या बन जाएगा? पर्यावरणम। पर्यावरणम क्या बन जाएगा? परि का सामान्य अर्थ क्या? चारों ओर। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? सामान्य अर्थ। तो हमारे चारों ओर जो आवरण है उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम। परिजन क्या बन जाएगा? परिजन, जो हमारे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, हमारे चारों ओर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? परिजन। क्या बोला जाता है? तो परि उपसर्ग का सामान्य क्या होता है? चारों ओर और पास। क्या अर्थ होता है? चारों ओर और पास। एक उपसर्ग जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसका सामान्य अर्थ हमने ज्ञात किया था, प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रति उपसर्ग का हमने क्या बताया था? प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। प्रति उपसर्ग का क्या होता है? प्रत्येक या विपरीत। जैसे प्रति धन दिन, तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिनम। प्रति दिनम। प्रति एक, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक। क्या बन जाएगा? प्रत्येक। प्रति धन दिनम, प्रतिदिनम। प्रति धन एक, क्या बन जाएगा? प्रत्येक बन जाएगा। यानी प्रतिदिनम, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रति एक, यानी प्रत्येक के बारे में या विपरीत अर्थ जहां बताना होता है वहां कौन सा उपसर्ग काम में लिया जाता है? प्रति उपसर्ग काम में लिया जाता है। जैसे आगमनम, आगमनम, आगमन यानी आना, तो इसको विपरीत अर्थ बनाने के लिए प्रति उपसर्ग लगा दिया जाता है। प्रत्यागमनम, 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 इसका विपरीत अर्थ बन जाएगा आगमन यानी प्रति धन आगमनम, प्रत्यागमनम। और उपसर्ग के बारे में हम बात करें, जैसे अब हम प्रश्न लिखते हैं
और हम अभ्यास करते हैं कि परीक्षा में कैसे आपको उपसर्ग निकालना है। इति शब्दे उपसर्ग अभ्यास इति शब्दे उपसर्गो अस्ति। हाँ, अपि ब अभ द स अभि द आश। अभ्यास इति शब्दे उपसर्गो अस्ति। अभ्यास इस शब्द में उपसर्ग है, अपि है, अब है, अभी है या आश है। तो इसका क्या होगा? अभी धन आशः। अभी धन आशय, इसका क्या बन जाएगा? अभ्यासः। अभी धन आशः, अभ्यासः बन जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं। स्वल्पः इति शब्दे उपसर्गो अस्ति। स्वल्प इस शब्द में उपसर्ग है। स्वउपसर्ग ब, उपसर्ग स, उपसर्ग और द, सर्वे। स्व सु स सर्वे। तो इसमें हमें क्या करना है? तो मुख्य उपसर्ग है वो कौन सा इसमें? जैसे कैसे बनेगा? सु धन अल्पः, क्या बनेगा? सु उपसर्ग लगेगा, अल्प जो है मुख्य शब्द है, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? सु अल्पः। स्वल्पः क्या बन जाएगा? स्वल्पः। जब हम संधि पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सु से सु धन अल्प से स्वल्पा कैसे बना। जब संधि जो प्रकरण है, जब हम उस पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा सु उपसर्ग और अल्प जो मुख्य शब्द है उससे स्वल्प कैसे बना है। तो इसका सु धन अल्प से क्या बन गया? स्वल्प है। तो हमारा उपसर्ग कौन सा हो गया दोस्तों? सु, अर्थात हमारा वह उत्तर है वो सही है। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, अप उपसर्ग अप उपसर्गेण निर्मितो शब्दो नास्ति। अप उपसर्गेण निर्मितो शब्दो नास्ति। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग लगा हुआ नहीं है? ऐसा शब्द ढूंढना है, एक शब्द जिसमें अप उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। अपकारः, व अपकर्षः,
अपितु द अपयशः। तो आपके सामने अप उपसर्गेण निर्मितो शब्दो नास्ति, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऐसा शब्द इन चारों में से ऐसा एक शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब प्रश्न पढ़ते हैं तो क्या जल्दीबाजी में ये पढ़ लेते हैं अप उपसर्गेण निर्मितो शब्दो अस्ति, नास्ति न को अस्ति ही पढ़ लेते हैं, और है तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अपकार दी गया तो ये अब दी गया हमें उपसर्ग, भाई यही है अब उपसर्गेण निर्मितो शब्द तो यही है, और उस पे हम सही का निशान या गोला कर देते हैं। को हम सही मानकर, इसको ही सही मानकर उसमें गोला कर देते हैं। जबकि यहां आराम से पढ़ोगे अब उपसर्गेण निर्मितो शब्दो नास्ति। आपको करना क्या है, जब भी आप प्रश्न पढ़ो, जब नास्ति वाले शब्द आए तो उनके नीचे अंडरलाइन कर लो, आपको याद रहेंगे कि यहाँ पे न है अर्थात नहीं है, अस्ति नहीं है इसका अर्थ नहीं है, नास्ति यानी नहीं है। तो आप आराम से अप उपसर्गेण निर्मितो शब्द नहीं है, तो यहाँ अप है अपकार, यहाँ अप है अपकर, यहाँ अप यस है, लेकिन यहाँ अपी है अपितु, अप है तो है लेकिन अपितु है, अपि उपसर्ग है, इसलिए हमारा उत्तर सही कौन सा होगा, श अपितु। अर्थात ये जो ये दो शब्द तो है अप प्लस कारः, अप कर्षः और अप धन यशः, अपकार अपकर्ष और अपयश, ये है अपि धन तु अपितु, अपि धन तु अपितु। तो यहाँ अपि उपसर्ग है, अप उपसर्ग नहीं है, बल्कि कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे अपि उपसर्ग है। तो अपि उपसर्ग है तो हमें ये ध्यान रखना है, इसलिए अप उपसर्गेण निर्मितो शब्दो नास्ति। तो दोस्तों अब आपको ये 22 उपसर्ग है वो याद करने हैं, उनके उदाहरणों के आपको अभ्यास करने हैं। जब आप 22 उपसर्ग याद कर लोगे तो आपको उपसर्ग ढूंढने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये मैं मानता हूं कि आपको ये 22 उपसर्ग आज कम से कम आपको 10-20 तो यहाँ याद हो गए होंगे, और आप 22 को कंठस्थ याद कर लो, तब आपके एग्जाम हॉल में उपसर्ग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और हम फिर इसी समय कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम।